Hello everyone. Today I'm going to tell you about the concept of development and its relationship with learning, जिसे हम हिंदी में विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट यानी विकास होता क्या है। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी पूरी लाइफ चलती रहती है, उसका कोई एंड नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत मतलब जो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। हमारी बर्थ से लेके हमारी डेथ तक ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंदर फिज़िकल, मोटर, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, लैंग्वेज, इन सभी चीज़ों का विकास शामिल है। फिज़िकल मीन्स हमारी जो भी शारीरिक ग्रोथ होती है। मोटर मीन्स जो भी हम छोटी सी चीज़ों को पकड़ने से लेके हम बड़ी चीज़ों से पकड़ना और उन पे अपनी पकड़ बनाना सीखते हैं, वो सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। इमोशनल मतलब यानी कि जब हम अपने इमोशंस, अगर हम खुश हैं तो अपनी खुशी को दिखाना। बच्चा अगर रोना शुरू करता है, बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो रोता है, तो ये हमारे इमोशंस होते हैं। कॉग्निटिव यानी हम कोई भी चीज़ अपने दिमाग से सोच के करते हैं। अगर हमें किसी स्थान से किसी स्थान पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम किस तरीके से वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। सोशल्स मतलब कि हम लोगों से कितना सामाजिक रूप से बात कर रहे हैं, मेल जोल बढ़ा रहे हैं, ये सब हमारी सोशल में आता है। और इन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी लैंग्वेज यानी कि हम अपनी सभी चीज़ों को, अपने इमोशंस को कौन सी भाषा में व्यक्त करते हैं। जब भी हम अपनी कोई भी बात बताना चाहते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब वो बोलना नहीं जानता, अपनी बातों को बताना नहीं जानता, तब वो अपनी बातों को रो कर ज़ाहिर करता है। अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हंसता है। अगर उसे कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई उसका पसंद वाला इंसान उससे दूर जाने की प्रयास करता है, जैसे उसकी माँ अगर उससे दूर जाने की कोशिश करती है, तो वो बच्चा रो कर अपने इमोशंस दिखाता है। तो वो उस बच्चे के लिए उस टाइम पर वो लैंग्वेज हुई। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती है, तब वो ये देखता है कि अब उसके पास बोलने के लिए एक ज़रिया आ जाता है, उसकी भाषा, जो उम्र के साथ ही उसकी बढ़ती रहती है। हमें पता है कि हम जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी जो वर्ड लिमिट है वो भी इंक्रीज़ होने लगती है। उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं वे व्यवस्थित होते हैं, प्रगतिशील होते हैं और नियमित होते हैं। इसमें हम सामान्यतः सरल से जटिल की तरफ यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखते हैं। पहले बच्चे को दूध पीना नहीं आता तो दूध पीना सिखाते हैं, बाद में उसको हम स्पेसिफिकली गिलास को पकड़ना सिखाते हैं। गिलास को पकड़ के वो खुद दूध पी सकता है गिलास से। नोन टू अननोन जाते हैं, जो बातें पहले बच्चे को पता होती हैं पहले हम वही सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम अननोन टॉपिक्स के पास जाते हैं। जैसे हम स्कूल्स में भी देखते हैं, पहले जब बच्चे को एक चैप्टर आता है तो हम उस चैप्टर को पढ़ाते हैं, फिर हम उस चैप्टर से रिलेट करके ही अगले चैप्टर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि ये कुछ नई चीज़ें एकदम से कैसे आ गई हैं हमारे सामने। उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हमारा मतलब ये है, विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब ही मल्टी डायमेंशनल है। मतलब कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि बच्चों की गति जो है वो तीव्र हो जाए, जबकि कुछ क्षेत्रों में बच्चों की गति धीमी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम रेंज के साथ ही आगे बढ़े। कई बच्चे बोलना जल्दी सीख जाते हैं और कई बच्चे थोड़ा देर से सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा पीछे रह गया या फिर वो बच्चे को चीज़ें आती नहीं होगी। नहीं, हो सकता है कि जो बच्चा लेट बोलना सीखा वो और ज़्यादा अच्छा निकले। इससे हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो बच्चा कैसा होगा। लेकिन हाँ, इसमें हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहाँ पे यूज़ हो गई है। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव। मतलब शरीर के आकार में वृद्धि होती है
और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी का बढ़ना। जैसे हम कभी भी कोई सामान लेके आते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी का है, 100 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स है, कितना है। हम उसकी क्वांटिटी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सामान ज़्यादा है। वहीं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में हमारी बुद्धि की समझ, बच्चा जो भी सीख रहा है वो उसके माइंड में जा रहा है। जब हम किसी बच्चे को स्टडी कराते हैं, कोई टॉपिक समझाते हैं, तो हम उसका एक एनालिसिस करते हैं, उसको उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि वो बच्चा उस टॉपिक को कितना समझ पाया है और कितना नहीं समझ पाया। ये होता है हमारा क्वालिटेटिव चेक करने का तरीका एक। इसी को हम बोलते हैं वृद्धि में समझ कि बच्चे की कितनी वृद्धि हुई है। इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि मानसिक विकास। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी अलग अलग हमारे पॉइंट्स होते हैं। विकास के आयाम जिसको हम बोल सकते हैं, विकास के आयाम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट में हमें देखना होता है कि बच्चे का कॉग्निटिवली विकास हुआ, उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ, बच्चा कितनी चीज़ों को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। ये सब एक विकास के अंदर आने वाली चीज़ें हैं। इनकी वजह से ही हम देख सकते हैं कि विकास बच्चे का कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। इसके बाद हम इसी टॉपिक के अंदर आके देखते हैं कि सामवेगिक विकास का मतलब है इमोशनल डेवलपमेंट। सामवेग हमने साइंस में टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये वाला सामवेग मतलब कभी कभी बच्चा बहुत अच्छा संवेग के साथ काम कर रहा होता है। संवेग मतलब बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, यानी बच्चा कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत खुश रहता है, लेकिन सडनली कोई उनके सामने आएगा जिसको वो जानता नहीं होगा तो वो थोड़ा हिचकता है, हेजिटेट होता है उनसे बात करने में। तो इसमें हमें दिखता है कि बच्चे का इमोशनली किसी के साथ जुड़ाव है तो वो कैसे बात करेगा, और जिसके साथ जुड़ाव नहीं है वो कैसे बात कर रहा है। संवेग जिसे हम भाव भी कहते हैं, संवेग का मतलब ही हमें भाव होता है। संवेगात्मक विकास ज़रूरी है बच्चे के संतुलित विकास के लिए। बच्चा जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तब हम ये देखते हैं कि हम बच्चे से कई बार बोल देते हैं कि अब तुम्हारी एज बढ़ गई है तो तुम समझदार वाला बर्ताव करो। मतलब कि हम बच्चे से ये कहना चाहते हैं कि एज के साथ साथ उसकी जो संवेग है, उसके जो इमोशंस हैं, उस पर उसका कंट्रोल आना स्टार्ट हो। पारिवारिक वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अंदर जो परिवार की भूमिका होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है मोटर डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया था। मोटर मीन्स किसी भी चीज़ों को हम किस तरीके से पकड़ते हैं, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स पे बात आ जाती है कि हमारी कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है। इन सब चीज़ों को मिला के हम इसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक से हम इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिया करना। क्रियात्मक से क्रिया को वर्ड को जोड़ सकते हैं, हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि हाँ, क्रिया मीन्स हम कोई भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मोटर डेवलपमेंट हो रही है। इसी में मैंने यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भाषाई विकास। भाषाई मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था टॉपिक के स्टार्टिंग में ही कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो रोकर और हंसकर अपने इमोशंस सामने वाले को दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तब वो अपने वर्ड्स को इंक्रीज़ करता है, वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद वो अपनी बातें अपने शब्दों के द्वारा हमें जाहिर करके बता सकता है। इसे एक प्रकार से संज्ञानात्मक, भावनात्मक, विकासात्मक माना जाता है। भावनात्मक विकास माना जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का मिला के एक विकास है जो हम कह सकते हैं कि विकास के अंदर ही ये जुड़ा हुआ है। 6 महीने का टाइम जब होता है, 6 महीने से लेके 1 साल, उसमें वो बच्चा कुछ शब्दों को यूज़ करता है। लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है, यानी 3 साल में वो छोटे सेंटेंसेस, मैंने खाना खा लिया, ये छोटा सेंटेंस है। अब 15 से 16 साल की उम्र में वो बहुत सारे शब्दों को
उसके पास एक वोकैबलरी का पूरा एक जिसे हम कह सकते हैं भंडार होता है, उसमें वो बहुत से शब्दों का उपयोग कर लेता है अपनी बातें बताने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है। जैसे कि हम ये जानते ही हैं कि बच्चे का जन्म जहाँ हुआ, वो जगह, वो परिवार और उस परिवार के सदस्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी जब भी बच्चा अपनी कोई बात या अपनी कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो उसमें हमें एक झलक दिखाई देती है उनके परिवार की, उनके परिवार के आसपास के वातावरण की। एक बच्चा है जो बहुत अच्छे परिवार यानी कि उनके परिवार के जो संस्कार दिए गए हैं कि आपको खाना गंदे हाथों से नहीं खाना, हाथ धो के खाना है। और दूसरी तरफ एक बच्चा बस्ती में रहता है जो उसे खाना दिया गया और वो उसी टाइम उन्हीं हाथों से, चाहे वो गंदे हों या साफ़ हो, उसी से खा लेता है। तो इन दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर बहुत पड़ता है। समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना सामाजिक विकास है। यानी समाज में रह के जैसे जैसे लोग हमारे आसपास की बातें करते हैं, हमारे आसपास में बर्ताव करते हैं, वही चीज़ें हम अपनी लाइफ में भी अडेप्ट करने लगते हैं, उनको सीखने लगते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में चलता है कि उसने ये बात बोली थी तो हम भी ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों ने अगर कुछ बात बोली है तो मतलब वो राइट है, तो हम वो भी कर सकते हैं। एक शिक्षित समाज से ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है जो खाना खाने से पहले अपने हाथ धो रहा है और वहीं दूसरी तरफ भी बच्चा है जो अपना खाना खाने से पहले हाथ नहीं धो रहा और ऐसे ही खाना खा रहा है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक शिक्षित समाज में जो रह रहा है उसको पता है कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें जो शिक्षित लोग कर रहे हैं वही वो करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। उसको कुछ सिखाने की इतना ज़रूरत, सिखाना हर किसी को पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बात इस चीज़ की हो रही है कि वो बच्चा क्या देख रहा है, जो देखेगा वही वो करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वृद्धि। अब इस टॉपिक के अंदर हम ये देखते हैं कि वृद्धि को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे की एज जब एक सर्टेन लेवल के पास जाती है तो वहाँ पे उस बच्चे की हाइट जो बढ़ रही होती है वो रुक जाती है। इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं। ग्रोथ का एग्जाम्पल हो सकता है ये बालकों की शारीरिक विकास, जिसमें लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। इन सब चीज़ों में बच्चे का जो विकास हो रहा है इसको हम ग्रोथ बोलेंगे। यानी बच्चे की लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास एक टाइम के बाद होता है कि वो सब चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। जो चीज़ें एक समय के बाद रुक जाएं उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। ये आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। ये सिर्फ बॉडी की डेवलपमेंट बाहर से दिखाने के लिए रुकनी नहीं कह सकते हम इसको। बॉडी की जो ग्रोथ है वो बाहर से नहीं रुकी है, वो बॉडी की ग्रोथ हमारी इंटरनली भी रुक गई है। एट स्पेसिफिक एज, निश्चित आयु के बाद, ठीक है। भौतिक पहलू से भी संभव है। भौतिक पहलू मीन्स कि भौतिक पहलू का अर्थ है कि फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी हमारी चीज़ें रुक जाती हैं। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता। आनुवांशिकता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभावित करती है वृद्धि में। यानी अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी जो हाइट थी वो कम थी, या उनके जो बालों का कलर था, या जो उनकी आँखों का कलर था, या फिर कोई और, इसमें हमारी बीमारियां भी शामिल हो सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि अगर पुराना जब हम डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो पूछते हैं कि क्या किसी आपके घर में किसी कोई सेम प्रॉब्लम है, लाइक अस्थमा
किसी को ऑलरेडी पहले से है, अगर बताया जाता है कि अस्थमा पहले से था, तो हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी या फिर आपको भी हो सके। सो इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से प्रभाव कर सकती है। हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट बहुत लंबी थी तो आपकी हाइट भी बहुत अच्छी जाए, या फिर अगर आपके दादा दादी की हाइट कम थी तो हो सकता है कि आपकी हाइट भी कम जाए। सो इसमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारी आनुवांशिकता का ग्रोथ पर। अब हम यहीं पर वृद्धि और विकास के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके ये टॉपिक है क्या। वृद्धि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि वृद्धि हमारी शारीरिक आकार की बात की जाती है, इसमें लंबाई ऊंचाई सब चीज़ों की बात है। विकास इसमें व्यवहारिक परिवर्तनों की बात की गई है। आपकी जो बॉडी में कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, इसकी बात की जाती है। वृद्धि का क्षेत्र जो है वो एक सीमित है। वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है। वृद्धि जिसे हम ग्रोथ कहते हैं वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास इसके बिल्कुल अपोजिट है। विकास में क्या होता है, बच्चे के गर्भ धारण करने के समय से लेके उसकी मृत्यु तक वो चलता रहता है। मृत्यु के बाद वो रुकता है। ठीक है। वृद्धि जो है वो आजीवन नहीं चलती, यानी ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा भाग है। वृद्धि को हम विकास का एक छोटा सा भाग ही कहते हैं। यानी अगर विकास चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वृद्धि रुक जाएगी, नहीं, वो साथ में चलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगी। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि विकास भी हो रहा है। अंततः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ग्रोथ जो हमारी फिज़िकली चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि साथ साथ में हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है। यानी ये भी बता सकता है कि हो सकता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी एज के साथ हो गई, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से नहीं हुई। ये केस भी होता है। विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो विकास है हमारा वो एक टाइम के बाद रुक गया। नहीं, बच्चा बड़ा होगा, छोटा है, बड़ा होगा, फिर उसकी ग्रोन अप एज आएगी, किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तब भी वह चलती रहती है। यानी परिपक्व मतलब वो बच्चा अब वयस्क हो गया है, वो पूरी तरीके से परिपक्व हो गया है, फिर भी जो विकास है वो विकास की प्रक्रिया सतत चल रही है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चल रही है, कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, उसको हम बोलते हैं सतत प्रक्रिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है ये क्वालिटेटिव संख्यात्मक है। उदाहरण के लिए आयु, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वृद्धि होती है यानी ग्रोथ होती है वो एक संख्या में हम मेजर कर सकते हैं। बच्चे की हाइट कितनी डेवलप हुई, वो कितने इंचेस का, उसका वेट कितना है, जो भी चीज़ें हम नंबर में मेजर कर सकते हैं वो हमारी सब चीज़ें वृद्धि में आ जाती है, यानी ग्रोथ में आ जाती है। लेकिन हम बच्चे का मेंटली कितना डेवलपमेंट हुआ है उन सब चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और जिन सब चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं वह सभी चीज़ें विकास के अंदर आती है, यानी हमारी डेवलपमेंट के अंदर आती है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक है। बच्चे के अंदर अगर विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे का सिर्फ विकास हो जाए और वृद्धि ना हो। बच्चे के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अंततः यह गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव विकास को दर्शाता है। बच्चे का सिर्फ हाइट बढ़ जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे की हाइट के साथ साथ उसके मेंटल डेवलपमेंट का होना भी ज़रूरी है। यानी अगर हम बच्चे से ये बोल रहे हैं कि पानी का गिलास दे दो,
तो पानी का गिलास दे दो का अर्थ उसे समझ आना चाहिए कि हमें एक गिलास में पानी भर के लेके आना है और सामने जो हमसे पर्सन मांग रहा है पानी उसको देना है, उसके हाथ में पकड़ाना है। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे की एज इंक्रीज़ हो गई, उसमें प्रॉपर फिज़िकल डेवलपमेंट्स हो गए हैं सारे, लेकिन वो मेंटली उसकी एज अभी प्रॉपर नहीं है। मेंटल एज और फिज़िकल एज दोनों का इक्वलेंट चलना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम इसके पढ़ते हैं कारक। कारक हम पढ़ रहे हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कारक मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। कारक के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले पोषक। पोषक मतलब खाना, खान पान में उपयुक्त पोषण होना। अगर बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अच्छी होगी, ये माना जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि ऐसा होता है। वृद्धि यानी सिर्फ बच्चे का बॉडी में डेवलपमेंट ना होना, साथ साथ में उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होना। बच्चे के अंदर वो समझदारी आना, उसकी भावनात्मक तर्कशीलता, मतलब कोई अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, सो उस क्वेश्चन का आंसर बच्चा इजीली कर पाए कि हाँ मेरा नाम क्या है, इत्यादि का विकास उतना ही अच्छा होगा। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, बौद्धिक विकास मतलब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, मतलब कॉग्निटिवली बच्चे का जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा उतना ही अच्छा समझदार बच्चा हमें देखने को मिलेगा, उसका विकास उतनी ही अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलेगा। वंशानुगत मतलब माता पिता के गुण व अवगुण का प्रभाव। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चों की आनुवांशिकता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आनुवांशिकता ही प्रभावित करती है, और भी कारक हैं जो बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिंग। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में तीव्र गति से विकास का हो। अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियां बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, तो इसमें सिर्फ यही एक कारक है, यही एक बात समझी गई है कि लड़कों की एज और बाकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उससे ज़्यादा जल्दी लड़कियों में डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वायु एवं प्रकाश। वायु एवं प्रकाश का मतलब कि बच्चा कैसी एनवायरनमेंट में रह रहा है। स्वच्छ वायु का होना, सूर्य की किरणों का प्रकाश होना विटामिन डी की कमी पूरी करता है। मतलब अगर बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रही है, प्रॉपर उसको जहाँ पे हवा आ रही है, बच्चे को धूप मिल रही है, जिस तरीके से एक पौधे को सही टाइम पे सही पानी और धूप की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एक बच्चे को भी सही एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अगर उसे स्वच्छ वायु मिल रही है, प्रकाश की कमी नहीं हो रही है, तो उसमें उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी और बाकी सब चीज़ें भी उसकी नॉर्मल तरीके से अच्छे तरीके से चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम ये देखते हैं कि एंडोराइन ग्लैड की बात की गई है। इसके अंदर हार्मोन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। बालिकाओं मतलब लड़कियों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। ये मोस्टली हम देखते हैं कि लड़कियों के विकास को प्रभावित करने वाला एक ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया यानी जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम। हम बहुत बार ये देखते हैं कि जो लोग सुबह सैर करते हैं या फिर अपना शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखने की कोशिश करते हैं, वो हमें देखने को मिला है कि वो बहुत एक्टिव पूरा दिन रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं फील होता कि वो बहुत लेज़ी हैं या बहुत आलसी ऐसे व्यवहार से हो रहे हैं। नहीं, जब व्यक्ति खुद का शारीरिक रूप से ध्यान रखता है तो उसके अंदर कोई भी इस तरीके से हमें
क्रिया नहीं दिखाई देती जिसमें वो बच्चा वीक हो या फिर कोई बड़ा ऐसा वीक दिखे। तो व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। व्यक्ति सक्रिय बना रहता है, सक्रिय मतलब एक्टिव बना रहता है इससे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की क्या स्टेजेस है, वृद्धि की अवस्थाएं क्या क्या है। वृद्धि की अवस्थाएं वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शैशव काल। शैशव काल के अंदर, शैशव काल मतलब इन्फेंसी, जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु का होता है। इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। हम देखते हैं कि बच्चे को अगर खुशी हो रही है तब भी वो माता पिता के साथ हंस रहा है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तब भी वो माता पिता को रोकर अपनी भावनाएं बता रहा है, उन्हीं को बुला रहा है। तो वो पूरी तरीके से हम ये देखते हैं कि माता पिता पर ही आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास तथा सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। तीव्र मतलब बहुत तेज़ होती है। इस टाइम पे बच्चा बहुत तेज़ी से सीख रहा होता है चीज़ों को। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व संदेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। यानी जब बच्चा शैशव काल मतलब इन्फेंसी की एजेस में होता है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसके अंदर एक ग्रोथ हमें जो देखने को मिलती है वो ये है कि वो इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाता है पीपल्स के साथ। जो भी लोग उसके आसपास घूमते हैं वो इमोशनली उनके साथ बहुत अच्छे से अटैच होता है। उनकी प्यार और स्नेह की आवश्यकता जो है इसकी वजह से बढ़ने लगती है। नेक्स्ट हमारी जो स्टेज आती है वो है बाल्यावस्था। बाल्यकाल जिसे हम कहते हैं, इसको हम चाइल्डहुड भी बोलते हैं। बाल्यकाल में विकास बहुस्तरीय मतलब अलग अलग तरीक़ों से होता है, एक निश्चित होता है और एक सर्टेन टाइम पे होना ही होना होता है, वो होता ही है। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया था, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 2 से 6 साल की उम्र में होती है, जिसमें बालकों का बाहरी जुड़ाव होने से लगता है। बाहरी जुड़ाव मतलब वो बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन का टाइम भी होता है, इमिटेशन का टाइम होता है। इमिटेशंस मीन नकल करता है बच्चा। अगर देखा उसने किसी को मिट्टी में किसी को खेलते हुए देखा तो उसे भी मिट्टी में खेलना। तो इसको हम अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इस उम्र में बच्चों को हम देखते हैं कि वो अनुकरण कर रहा है, मतलब सीख तो रहा है, साथ साथ में नकल भी कर रहा है। उसकी प्रवृत्ति है उसको दोहराने की, बार बार इमिटेट करने की चीज़ें उसमें दिखाई देने लगती हैं। बालकों का सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। अगर बच्चा देखता है कि नल से पानी आ रहा है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि ये पानी आ कैसे रहा है नल के अंदर, उसे जानने की इच्छा उस एज में बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। इस टाइम में बच्चा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है उसकी, और बहुत तेज़ी से होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल मतलब जिस अवस्था के अंदर बच्चा इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है, मतलब बहुत ज़्यादा विकास होता है। इस काल की जो एज ड्यूरेशन है वो है 6 से 12 वर्ष की। इसमें बच्चे की पढ़ने में रुचि भी बढ़ती है। वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है बच्चे का। बच्चा चीज़ों को याद रखता है बहुत ज़्यादा। बच्चों का याद रखने के साथ साथ बच्चों का जो आपस के बच्चे हैं उनके साथ हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और मान भी बहुत जल्दी जाते हैं। अर्थात समूह में खेलना, उनको एक ग्रुप में खेलना पसंद होता है, क्योंकि उनका सोशलाइजेशन जो है, सामाजिक जो बच्चों के साथ समाजीकरण है वो बढ़ रहा है।
समलैंगिक व्यक्ति को भी मित्र बनाना इत्यादि। समलैंगिक व्यक्ति को मित्र बनाना यानी कि बच्चे जो हैं अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। इस अवस्था में बालकों को जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्वता समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसके अंदर बच्चे इधर उधर घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लोरेशन टाइम होता है उनका ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस की एज। इस टाइम पीरियड में ये बहुत जटिल अवस्था मानी जाती है। जटिल अवस्था इसलिए क्योंकि बच्चे तर्कशील होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी जो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो उसको कभी कभी उनको ये समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी सब चीज़ें कैसे चेंज हो रही है। ये हमारी जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। साथ साथ में व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन आने लगते हैं। वो समय होता है जहाँ पे बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। मतलब उसकी बॉडी जो है, उसकी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ का टाइम होता है वो पूरी तरीके से। इस अवस्था में बच्चों की या फिर हम बोलें किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लड़कों की अपेक्षा में लड़कियां जो हैं जल्दी बढ़ती हैं। इसमें सिर्फ मांसपेशियों का बढ़ना शामिल नहीं है, बल्कि बच्चे मांसपेशियों के साथ साथ उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी तेज़ी से बढ़ती है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगते हैं। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई व मांसपेशियां तेज़ी से बढ़ती है। जहां हम देख रहे हैं कि 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कों की जगह लड़कियों में इंक्रीमेंट हो रहा है एज का और उनकी बॉडी डेवलपमेंट का, वहीं लड़कों में 14 से 18 वर्ष की उम्र में ये सब चीज़ें होती है। इस काल में प्रजनन अंग भी विकसित होते हैं। उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। मतलब उनके माइंड में अब वो गोल एक सेट होने लगता है कि उन्हें आगे जाके क्या बनना है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता यानी दुविधा में भी पड़ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इन सब चीज़ों का वो मतलब जानना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। ऐसी भावनाओं का उनके अंदर विकास होता है। इस अवस्था में किशोरियों की बुद्धि का विकास होता है। उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, उनमें स्थायित्व आने लगता है। मतलब वो एक स्टेबल स्टेज पे पहुंचने लगते हैं धीरे धीरे। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। मतलब उन्हें चाहिए कि उनसे कोई बात करे। ये उनकी एक ऐसी एज होती है जहाँ पे वो अपने साथ के लोगों को दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अंततः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों की सही मार्गदर्शन और सलाह की आवश्यकता पड़ती है। इस टाइम एज में उनको किसी बड़े की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो सही में उनको समझे, उनकी इमोशंस को उनको बताए कि ये एज ऐसी है जहाँ उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कभी उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बॉडी से लगाव लगेगा और कभी लगेगा किसी ने बोल दिया कि आप बहुत मोटे हो, तो उन्हें लगेगा कि मुझे ऐसा क्यों बोला, या फिर मैं सच में बहुत मोटी हूँ। ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है युवा प्रौढ़ावस्था। युवा प्रौढ़ावस्था में 18 से 40 वर्ष की आयु शामिल होती है। यह टाइम पीरियड उनमें इंक्लूड होता है।
किशोरों और युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। ये हम देखते हैं कि इसमें कोई निश्चित आयु नहीं होती है। इसको हम एडल्टहुड भी बोलते हैं। परिपक्व प्रौढ़ावस्था, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, जो 40 से 65 वर्ष की उम्र आयु में होता है। 40 to 65 एज ग्रुप होता है ये। इसमें शारीरिक विकास गिरावट होती है। शारीरिक विकास में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों का ढीला होना, चेहरों पे झुर्रियाँ आना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। जो लोग 65 वर्ष की आयु की अवस्था में होते हैं, 65 वर्ष या फिर उससे अधिक की आयु में आ जाते हैं, उनके शरीर में शारीरिक क्षमता में कमज़ोरी होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी क्रियाकलापों की तरफ उनका रुझान थोड़ा बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग से हमारा मतलब है सीखना। हर व्यक्ति अपनी हर एक चीज़ से सीखता है। हर एक व्यक्ति जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। जब तक हम जीवित हैं हमारी लाइफ में ये लर्निंग चलती रहती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया के अंदर जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक जटिल एवं सक्रिय प्रक्रियाओं में से एक है जो किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत चलता है, व्यक्तियों के विकास में सहायक होता है। जो भी ज्ञान हम डेली अपनी लाइफ में सीखते हैं किसी न किसी इंसान से, वो हमें कभी ना कभी ज़रूर काम आता है। जैसे हमने अपनी स्टडी की तो वो सब चीज़ें भी हमारी लाइफ में कभी ना कभी काम में आती है। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इन सब चीज़ों से हमें जीवन के लक्ष्यों में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की सहायता मिलती है। व्यक्ति दुनिया को समझने में योग्य हो जाता है। इसमें व्यक्ति जानकारी को रटता नहीं है बल्कि समझता है। किसी भी पॉइंट को जब हम रटते हैं तो अगर उस एक पॉइंट की बीच की एक लाइन भी अगर हम भूल जाते हैं तो वो पूरा पॉइंट यूज़लेस सा लगता है या फिर हमें समझ में नहीं आता। लेकिन वहीं जब हम किसी भी टॉपिक को समझ के अपनी समझदारी के साथ लिखते हैं तो वहाँ पे हमें भूलने का चांसेस नहीं होते, क्योंकि हमने रटा नहीं होता, उसे समझा होता है। नेक्स्ट हमारे अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम के यहाँ पे मैंने 2 ही परिभाषाएं लिखी हैं। जो पहली परिभाषा है वो है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव मतलब हमारे एक्सपीरियंस से हमारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हमने चेंज लाया कुछ। अधिगम मतलब इसमें अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उसको सीख कर अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कुछ चेंज लेके आना, ये एक तरीके से अधिगम है। यानी ये हमारी एक लर्निंग है। अगर हमें पता चला कि हमारे एग्ज़ाम में किसी एक पॉइंट की वजह से मार्क्स कटे हैं तो हमने दोबारा से उस चीज़ को समझा और दोबारा से अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में उस चीज़ को कवर अप किया, यानी उस गलती को ना दोहराया, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो परिभाषा है इसमें क्रो एंड क्रो के अनुसार जो हमारी अगली परिभाषा है, क्रो एंड क्रो ने ये कहा था कि सीखना आदतों, ज्ञान एक अभिव्यक्ति का अर्जन है। मतलब सीखने में सिर्फ हमारी ज्ञान, आदतें, ये दोनों चीज़ें नहीं आती, या फिर हमने किसी चीज़ को सीखा और उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया या फिर अप्लाई किया, ये सिर्फ यही नहीं आता। यानी अभिव्यक्ति का अर्जन से अर्थ है कि हमने कोई चीज़ सीखी और उसको अपनी भाषा के परिवर्तन में भी लेके आए। हमने अर्जन किया जो चीज़, उसको हमने अप्लाई भी किया। इसमें व्यक्ति नए नए तरीक़ों से कार्य करता है। छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी जटिल समस्याएं ही भी शामिल हैं इसमें।
सिर्फ छोटी समस्याएं ही सुलझाता नहीं है, यहाँ तक कि वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो बड़ी जटिल समस्या उनको लगती है, वो भी उनको सुलझाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे विकास का अधिगम से संबंध। विकास मतलब डेवलपमेंट का लर्निंग से, अधिगम से क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो विकास का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। विकास और अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लर्निंग भी कभी हमारी स्टॉप नहीं होती है और डेवलपमेंट भी हमारा कभी स्टॉप नहीं होता है। स्टॉप सिर्फ हमारा ग्रोथ होती है एक टाइम पर। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा प्रभावित होता है वो क्या है, भाषा, सामाजिक और मानसिक। मानसिक रूप से ये तीनों चीज़ें जो हैं, भाषा, सामाजिक और मानसिक, ये तीनों चीज़ें हमारी प्रत्यक्ष रूप से जो हम देख सकते हैं वो प्रभावित होती है। इसका अर्थ निकालना, अमूर्त सोच, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता विकसित करना। यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच का क्या मतलब है, इसका अर्थ ये है कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उन सब चीज़ों को भी हम सोच पाते हैं, उसकी हम डीप थिंकिंग कर पाते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स कह सकते हैं। यानी जो दृष्टिकोण, जो भावनाएं, जो आदर्श, जो संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम सोच पाते हैं। विचार विमर्श करना, कुछ भी बोलने से पहले हम समझ लेना कि उस बात को हम किस तरीके से उत्तर देंगे, ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर ही आता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके हमने ऑलमोस्ट सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ subscribe to my channel and like, share, subscribe.